नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। जय जिनेन्द्र सभी को। आज August 1 सेमेस्टर 2 हमारा चल रहा है। अब हम पार्ट 3 लक्षण और लक्षणाभास आज पढ़ेंगे और अच्छा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जब आप इसको समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों आत्मा पर लक्ष्य करना जरूरी है और क्यों बाकी चीजों को गौण करना भी जरूरी है ना। तो फिर से याद दिला दें कि क्लास में समय पर आना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जब हम आधे क्लास में ज्वाइन होते हैं ना तो फिर हमें बाद में डाउट्स होते हैं और फिर हम सारी क्लास का टाइम यूज कर लेते हैं। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम समय से जरूर ज्वाइन कर लें और वीडियोस ऑन रखें ताकि मुझे दिख सके कि कौन रेडी है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सब लोग अपनी बुक्स ऑनलाइन किताब खोलना है खोल लीजिए और हम शुरू करेंगे लक्षण और लक्षणाभास से पढ़ना। और ऑब्वियसली इन किताबों में तो चैप्टर्स 3-4 पेजेस के ही होते हैं, पर समझने की चीजें बहुत होती हैं। तो मैम एक 15 मिनट्स के बैठने कैमरा ऑन करूंगी, जस्ट डिनर के लिए आए हैं। नो प्रॉब्लम, आप ठीक है ओके जितना हो सके करिए। तो ओके आज और थोड़ा म्यूट पर जरूर रखिए जब अनलेस कि आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, तब अनम्यूट करके पढ़िए। ठीक है, तो आज केतन भाई आपको मिली क्या? You don't have the book still? No, I do have. Yeah. Now, right? So you can start reading. हाँ. And विपुल जी आपके पास है किताब खुली? हाँ मैम है। ठीक है ना, तो आप दोनों शुरू करिए। केतन जी आप फर्स्ट पेज पढ़िए, फिर सेकंड पेज से विपुल जी आप पढ़िएगा। ठीक है, ठीक है, तो पार्ट 2 पढ़ना है, राइट? हम लक्षण और लक्षणाभास पार्ट 2 हमने पहले कर लिया था ना। इस बार पार्ट 2 सात तत्व संबंधी भूल हमने पहले कर लिया था, फिर हमने पार्ट 1 किया पूजा सीमंतर भगवान की, और फिर Right. हम तो केतन जी पार्ट 3 एंड अनम्यूट योरसेल्फ। पेज 13 से शुरू कर रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। सो पार्ट 3 लक्षण और लक्षणाभास। अभिनव धर्मभूषण यति, इन्होंने ये लिखा हुआ है व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व। धर्मभूषण नाम के कई जैन साहित्यकार हुए हैं। उन सब से पृथक बतलाने के लिए इनके नाम के आगे अभिनव शब्द और अंत में यति शब्द जोड़ा मिलता है। ये कुंदन्यामी थे और इनके गुरु का नाम वर्धमान था। इनका अस्तित्व 1348 से 1418 ईस्वी सन तक माना जाता है। इनके प्रभाव और व्यक्तित्व सूचक जो उल्लेख मिलते हैं उनसे पता चलता है कि ये अपने समय के बड़े ही प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले महापुरुष थे। राजाधिराज परमेश्वर की उपाधि से विभूषित प्रथम देवराय इनके चरणों में मस्तक झुकाया करते थे। जैन धर्म की प्रभावना करना तो इनके जीवन का व्रत था ही, किंतु ग्रंथ रचना कार्य में भी इन्होंने अपनी अनोखी सूझबूझ, तार्किक शक्ति और विद्वता का पूरा उपयोग किया है। आज हमें इनकी एकमात्र अमर रचना न्याय दीपिका प्राप्त है, जिसका जैन न्याय में अपना एक विशिष्ट स्थान है। न्याय दीपिका संक्षिप्त किंतु अत्यंत सुविशद एवं महत्वपूर्ण कृति है। इसमें संक्षेप में प्रमाण और न्याय का तर्कसंगत वर्णन है। यद्यपि न्याय ग्रंथों की भाषा अधिकांशतः दुरूह और गंभीर होती है, किंतु इस ग्रंथ की भाषा सरल एवं सुबोध संस्कृत है। प्रस्तुत पाठ इसी के आधार पर लिखा गया है। चलो
तो देखो अब इसमें हम अब आप चाहे कीर्तन जी म्यूट कर सकते हैं, आपके थोड़े बैकग्राउंड में नॉइज है। जी हाँ, तो अब देखो एक चीज मैं बताना चाहती हूँ। पहले तो हम लौकिक में किसको अपन महान समझते हैं? वी हैव सो मेनी डेफिनेशंस, राइट? हम बिल गेट्स को बड़ा समझते हैं, बिकॉज व्हाट, बिकॉज ही इज वेरी रिच, ही इज फेमस, इज व्हाटएवर, ठीक है। फिर हम एक्टर्स एक्ट्रेसेस को अपना आइडल बना लेते हैं, व्हाई? बिकॉज दे आर फेमस। अब यहाँ हमें समझ में आता है, इफ यू लाइक डीपली थिंक अबाउट इट, कि जिनको दुनिया आइडल मानती है या जो फेमस होते हैं, उनमें क्या विशेषता है? तो हमें समझ में आता है कि इट इज लाइक सो पेटी। ऑल दे आर डूइंग इज कि इस पर्याय में उन्होंने थोड़ी सी फेम नेम कमा लिया या थोड़ा पैसा कमा लिया, राइट? और कितने दिन वो चलेगा? मोमेंटरीली। आज एक्टर एक्ट्रेसेस पॉपुलर होते हैं, 10-15 साल गए, somebody else comes up and कोई उनको याद भी नहीं करता, they are gone। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि ये जो लेखक हैं जिन्होंने अपनी आत्मा को पहचाना है, उनकी महिमा हम गाते हैं। क्यों? क्योंकि जिसने अपना कर लिया वो फॉरएवर फेमस हो गया, उसने अपना काम सारा निपटा लिया, एंड फॉरएवर उसको ये गोते नहीं खाने पड़ेंगे। कभी फेमस है, कभी टोटली इन नोबडी बन गए, कभी पैसा खूब है तो कभी पॉपर बन गए। उस सब चक्करों से ये छूट गए। तो इसके कारण इन लोगों की महिमा बिल गेट्स या अमिताभ व्हाटएवर उनके कंपैरिजन में हमें इन लोगों की महिमा बहुत बहुत आनी चाहिए, और समझ से आनी चाहिए। नॉट बिकॉज चैप्टर पढ़ रहे हैं, नॉट बिकॉज मैं कह रही हूँ, बट सीरियसली थिंक अबाउट इट कि व्हाई शुड वी फील इन लोगों की क्यों हमें महिमा आनी चाहिए, एज अपोज टू लौकिक, जो कि हम पैदा होते ही हमने यही सीखा ना कि अरे उसके जैसा वो फेमस, रिच एंड फेमस इज काइंड ऑफ हैव बिकम आवर इनबिल्ट डेफिनेशन, है ना? तो अगर हमें उसको निकालना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाई दीज पीपल आर इम्पोर्टेंट टू अस, क्योंकि हमें भी वैसा बनना है। और वो दोज थिंग्स एग्जिस्ट, उसकी मनाही नहीं है, पर हमें वो गौण इसलिए करना है ये समझ के कि उसकी इतनी वैल्यू ही नहीं है। दोज थिंग्स आर सो टेम्पररी। वो क्या नाम था उसका जो सुसाइड जिसने कर लिया था, दैट एक्टर, सुशांत सिंह, राइट? सुशांत सिंह यादव। फेमस के साथ, फेम के साथ देते उसको मूवीज। He, of course, he had the talent. He got all types of movies that he got to act in, and he became famous. And of course, money comes along, so rich and famous. But suppose हम उसको ये आइडल लेके बैठ जाते, क्या होता? बबल बर्स्ट हो गया ना। तो पता चला अरे उसको तो इतनी भी समझ नहीं थी कि थोड़ी सी भी ये हुई एंड उसने तो सुसाइड कर लिया। सो अब इनकी महिमा देखो कि उन्होंने क्या किया, अपना भेद विज्ञान किया, ये अभिनव धर्मभूषण ने है। फिर क्या किया? और ये कुंद कुंदा आमनाय, जो कुंद कुंदाम नाई इज मीन्स की कुंद कुंद आमनाय से थे, और इनके गुरु का नाम वर्धमान था। ठीक है। अब यहाँ धर्मभूषण यति लिखा है, सो आई एम नॉट श्योर, कहीं कहीं यति का मतलब होता है साधु, कहीं नहीं भी होता है। सो लेट मी फाइंड आउट इफ ही वाज साधु और नॉट। इट्स नॉट, आई कैन नॉट टेल फ्रॉम हियर। ओके, पर इनके गुरु का नाम था, तो मुझे कभी कभी लग रहा है कि हो सकता है वो साधु भी होंगे, और ये कौन से काल में रहे वो बताया गया है। फिर कई बार क्या होता है ना, इन लेखकों के बहुत ज्यादा परिचय मिलते नहीं है किताबों में, तो समटाइम्स दे हैव टू गेस बेस्ड ऑन अदर फैक्ट्स आल्सो। तो कि ये अपने समय के बड़े ही प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले थे। तो देखो, कुछ जमानों में जो राजा भी होते थे वो भी इस तरह के लोगों की बहुत ही मान सम्मान किया करते थे। Even though Raja was always powerful, more money, but they also understood कि ज्ञानी लोगों के पास काफी ज्यादा है हमसे भी। तो
राजाधिराज परमेश्वर की उपाधि से विभूषित प्रथम देवराय इनके चरणों में मस्तक झुकाया करते थे। जो राजा समझदार होता था, जिसको ये समझ आ गई कि मेरे पास जो संपत्ति है इतनी टेम्पररी है, संपत्ति होने के बावजूद मुझे इतना भय है कभी भी कोई अटैक ना कर दे, मेरी प्रजा का कुछ नुकसान ना हो जाए, एज अपोज टू ये ज्ञानी जनों को तो कोई तरह का कुछ भी स्ट्रेस आकुलता कुछ नहीं है, तो उन्हें फिर उन राजाओं को भी उनकी महिमा आती है, तो इसलिए वो उनके चरणों में मस्तक झुकाया करते हैं। और जैन धर्म की प्रभावना करना तो इनके जीवन का व्रत था ही, किंतु ग्रंथ रचना कार्य में भी इन्होंने अपनी अनोखी सूझबूझ, तार्किक शक्ति और विद्वत्ता का पूरा पूरा उपयोग किया। अब जैन धर्म की प्रभावना कौन करेगा? जिसको उसकी खुद की इंपॉर्टेंस आएगी, राइट? लौकिक में हम क्या करते हैं, लेडीज छोटी छोटी चीजों के लिए, लाइक कहीं गए, सेल पे कोई चीज बहुत सस्ती मिल गई, बहुत अच्छी मिल गई, क्या करती हैं लेडीज? आके अपनी सारी फ्रेंड्स को बताएंगी, अरे रे रे वो दुकान पे जाना, वहां ये चीज बहुत अच्छी मिल रही है, राइट? जो चीज हमें पसंद आती है वी ट्राई टू शेयर विद अदर पीपल। तो सेम थिंग, जिसको उस हैप्पीनेस का अनुभव हुआ वो चाहता है कि मैं ये लोगों में बांटूं, है ना? वहां तो हमारी एक सेल्फिश रीजन होती है कई बार लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने की, पर यहाँ तो वो सेल्फिश रीजन नहीं है, सिर्फ ये है कि मुझे ये प्रसन्नता मिली, मैंने इस जीवन के रहस्य को सीखा, तो मैं सब में बांटू। तो उस कारण से वो धर्म की प्रभावना करते हैं, और उसके करने के प्रयोजन से ग्रंथ रचना हो जाती है कि मैं हर बात तो जा जाके बता नहीं सकता, तो ग्रंथ लिखने बैठ जाते हैं इस तरह के लोग। तो और फिर क्या लिखा उन्होंने कि अनोखी सूझबूझ, तार्किक शक्ति और विद्वत्ता का पूरा पूरा उपयोग किया, बिकॉज उनको इतनी इंटेलिजेंस थी। सी, नॉट एवरीबडी कैन बी गुड एट क्या बोलते हैं, लॉजिक, लॉ, उस तरह के फील्ड्स में हर कोई होशियार नहीं हो सकता, पर कुछ लोग होते हैं, उनमें क्योंकि ये शक्ति थी तो उन्होंने उसका उपयोग किया, और उन्होंने न्याय शास्त्र, जैन धर्म में या कोई भी धर्म में फॉर दैट मैटर, न्याय शास्त्र एक इंपॉर्टेंट ग्रंथ होता है। बेसिकली इट टेल्स यू द लॉ ऑफ थिंग्स। नाउ नॉर्मली दोज सब्जेक्ट्स आर कंसिडर्ड वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, पर यहाँ लेखक ने हमको उस किताब न्याय दीपिका में से भी कुछ चीजें सरल करके इन चैप्टर्स में बताई हैं। तो जिसका जैन न्याय में अपना एक विशेष स्थान है, जैन न्याय भी जिसको डिटेलिंग में जाना है उनके लिए पढ़ना आवश्यक है, टू गेट टू द रूट बॉटम ऑफ थिंग्स। जस्ट लाइक हमें जनरल लिविंग में इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो द लॉ ऑफ द लैंड, राइट? वैसे ही हमें लॉ ऑफ द यूनिवर्स, नेचर ऑफ थिंग्स जानना जरूरी है, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, टू अंडरस्टैंड आवर सोल, टू अंडरस्टैंड तीन लोग, है ना? तो न्याय दीपिका संक्षिप्त किंतु अत्यंत सुविशद एवं महत्वपूर्ण कृति है, उनकी एक ये बुक है, और इसमें संक्षेप में प्रमाण और नए का तर्क संगम। अब ये प्रमाण और नए अभी तुम लोगों को नहीं समझेंगे। प्रमाण का बेसिक मतलब समझ लो, कंप्लीट, ठीक है? प्रमाण इंक्लूड्स द पर्याय एंड द्रव्य, बोथ, द टोटल होल पिक्चर ऑफ थिंग्स, ठीक है? नए मीन्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू. So it is like if I say orange, it's the whole thing. If I say the color of the orange or the sweetness, tartness of the orange, I'm looking at it from the point of view of taste, point of view of color. समझ गए? So that is how you just, the praman is complete, नए is one point of view. तो उसका लॉजिक, तर्क संगत मतलब लॉजिक से वर्णन है उस बुक में। और यद्यपि न्याय ग्रंथों की भाषा अधिकांशतः दुरूह, दुरूह मीन्स डिफिकल्ट, और गंभीर होती है, इट्स अ बिट सीरियस टाइप ऑफ ग्रंथ, किंतु इस ग्रंथ की भाषा सरल एवं सुबोध संस्कृत है। हमारे लिए तो संस्कृत भी सुबोध नहीं है, हम उसको पढ़ने जाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे, है ना? तो इसलिए ये पाठ उसके आधार पर लिखा गया है। तो चलो विपुल जी, अब इस पाठ को हम पढ़ते हैं। प्रवचनकार, किसी भी वस्तु को जानने के लिए उसका लक्षण जानना बहुत आवश्यक है।
क्योंकि बिना लक्षण जाने उसे पहचानना तथा सत्यासत्य का निर्णय करना संभव नहीं है। वस्तु स्वरूप के सही निर्णय बिना उसका विवेचन असंभव है। यदि किया जाएगा तो कुछ भी कहा जाएगा वह गलत होगा। अतः प्रत्येक वस्तु को गहराई से जानने के पहले उसका लक्षण जानना बहुत जरूरी है। जिज्ञासु, लक्षण जानना आवश्यक है, यह तो ठीक है, पर लक्षण कहते किसे हैं, पहले यह तो बताइए। प्रवचनकार, तुम्हारा प्रश्न ठीक है, किंतु किसी भी वस्तु का लक्षण जानने से पहले लक्षण की परिभाषा जानना भी आवश्यक है, क्योंकि यदि हम लक्षण की परिभाषा ही नहीं जानेंगे तो फिर विवक्षित वस्तु का जो लक्षण बनाया गया है वह सही ही है, इसका निश्चय कैसे किया जाएगा। अनेक मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को पृथक करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। जैसा कि अकलंक देव ने राजवार्तिक में कहा है, परस्पर मिली हुई वस्तुओं में से कोई एक वस्तु जिसके द्वारा अलग की जाती है उसे लक्षण कहते हैं। जिज्ञासु, और लक्ष्य, जिसका लक्षण किया जाए उसे लक्ष्य कहते हैं। जैसे जीव का लक्षण चेतना है, इसमें जीव लक्ष्य हुआ और चेतना लक्षण। लक्षण से ही जिसे पहचाना जाता है वही तो लक्ष्य है। लक्षण दो प्रकार के होते हैं, आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। जो लक्षण वस्तु के स्वरूप में मिला हुआ हो उसे आत्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे अग्नि की उष्णता, उष्णता अग्नि का स्वरूप होती हुई जलादि पदार्थों से पृथक करती है, अतः उष्णता अग्नि का आत्मभूत लक्षण है। जो लक्षण वस्तु से मिलता हुआ न हो उसे पृथक कहते हैं, उसे अनात्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे दंड वाले पुरुष का दंड, यदि दंड पुरुष से भिन्न है फिर भी वह अन्य पुरुषों से उसे पृथक करता है, अतः वह अनात्मभूत लक्षण हुआ। राजवार्तिक में अब अभी इसको यहाँ तक समझते हैं, है ना? नहीं तो चलो उसको पूरा पढ़ लो, फिर मैं लक्षण दोनों ये समझा देते हैं। पूरा 2 पैराग्राफ और पढ़ लो। राजवार्तिक में भी इन भेदों का स्पष्टीकरण इसी प्रकार किया है। अग्नि की उष्णता आत्मभूत लक्षण है और देवदत्त का दंड अनात्मभूत लक्षण है। आत्मभूत लक्षण का वस्तु का स्वरूप होने से वास्तविक लक्षण है। त्रिकाल वस्तु की पहचान उससे ही की जा सकती है। अनात्मभूत लक्षण संयोग की अपेक्षा से बनाया जाता है, अतः वह संयोगवर्ती वस्तु की संयोग रहित अन्य वस्तुओं से भिन्न पहचान कराने का मात्र तत्कालीन भ्राम्य प्रयोजन सिद्ध करता है। त्रिकाली असंयोगी वस्तु का निर्णय करने के लिए आत्मभूत लक्षण ही कार्यकारी है। असंयोगी आत्म तत्व का ज्ञान उससे ही हो सकता है। किसी भी वस्तु का लक्षण बनाते समय बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वही लक्षण आगे चलकर परीक्षा का आधार बनता है। यदि लक्षण सदोष हो तो परीक्षा की कसौटी को सहन नहीं कर सकेगा और गलत सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये चैप्टर पढ़ने का पहले बात तो पर्पस क्या है, ठीक है? सो लाइक आई सेड कि ये आत्मा को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? दैट्स द इवेंचुअल गोल फॉर दिस टू डू। अब मैंने बताया था कि certain things we will be able to prove to ourselves by experimenting, by telling you the characteristics of it, जो कि आप खुद समझ पाओगे। And this chapter will help you, okay? तो इसका टॉपिक क्या है? लक्षण और लक्षणाभास। तो लक्षण क्या है? How do I identify that thing? ठीक है, अब मुझे बताना है कि किसी बच्चे ने अगर घोड़ा नहीं देखा, मुझे उसको बताना है कि वो देखो सामने से घोड़ा आएगा। अब मैं घोड़ा का उसको बता दूं, वो 4 पैर वाला जानवर आएगा। अब गाय आई तो बच्चा क्या बोलेगा? क्या बोलेगा बच्चा, बताओ? घोड़ा आया बोलेगा, क्योंकि मैंने तो एक ही लक्षण बताया कि उस घोड़े के 4 पैर होंगे। तो वो लक्षण हुआ क्या घोड़े का? नहीं। It लक्षण is what identifies that लक्ष्य मीन्स जिसको आइडेंटिफाई कर रहे हो solely, ठीक है? तो अगर आप जो लक्षण बताओगे उससे एग्जैक्टली वो चीज पहचानी जानी चाहिए, नथिंग मोर नथिंग लेस, ठीक है? तो अब मैं उसी बच्चे को बोलूं कि नहीं, घोड़ा है मतलब it will have this kind of muscles on his front arms, and whatever I tell him has to differentiate that घोड़ा from गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, everything.
only then the child will be able to recognize if a घोड़ा comes in front of him. ठीक है, तो अब यहाँ हमारा प्रयोजन किसको पहचानने का है, लक्ष्य क्या है हमारा? आत्मा। हाँ, हमें आत्मा को पहचानना है, तो हमें आत्मा क्या नहीं है वो समझना पड़ेगा, और आत्मा के लक्षण कौन से हैं जो कहीं और नहीं पाए जाते जी। वो समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या बताया कि, तो पहले तो परिभाषा बताई कि अनेक मिली जुली मिली हुई वस्तुओं, अभी खूब सारे जानवर खड़े हैं बड़े बाड़े में, बकरी भी है, कुत्ता भी है, क्या बोलते हैं, पक्षी भी है, मुर्गी भी है, सब मिले हुए हैं। अब उसमें से हमें एक को बताना है, समझो मुर्गी को डिफाइन करना है, तो हमें पता होना चाहिए ना मुर्गी में ऐसा क्या है जो बाकी जानवरों में नहीं है, तो ही मैं किसी को बता पाऊंगी कि जाके वो मुर्गी उठा के ले आ। या फिर पार्टी चल रही है, उसको बताना है कि किसी, वो देखो वो मेरा फ्रेंड है, तो कैसे बताऊंगी? सिर्फ ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, उससे कोई पहचान लेगा क्या? नहीं। क्या बताना पड़ेगा? वो देखो उसने काला शर्ट पहना है, समझ लो 4 लोग काले शर्ट वाले हैं उस पार्टी में, तो क्या बताना पड़ेगा? अच्छा, काला शर्ट और ग्रे पैंट पहना है या व्हाइट पैंट पहना है, और डिस्क्राइब करना पड़ेगा ना, in order to explain who that person I am trying to identify. So I will have to give a unique identification for that person for somebody to find him. तो अब तो ये तो पहले तो लक्षण किसे कहते हैं ये समझ लिया हमने, इट्स a unique identification. अब फिर लक्ष्य क्या है कि जिसको हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। फिर थर्ड डेफिनेशन आई आत्मभूत और अनात्मभूत, समथिंग दैट इज पार्ट ऑफ दैट थिंग फॉर एवर, वो हो गया आत्मभूत। अब अनात्मभूत क्या हुआ? कपड़े। आज मैं उसको आदमी को डिफाइन कर दूं ब्लैक शर्ट एंड व्हाइट पैंट वाला आदमी, कल उसको हम उससे आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्या? कल वो रेड शर्ट पहन के आ जाएगा, तो उसकी आइडेंटिटी तो खत्म नहीं हो गई ना। तो इसलिए अनात्मभूत आइडेंटिटी मींस इट इज फॉर द टाइम बीइंग ओनली, इट हैज अ टाइम लिमिटेशन। अब भी वो 1 घंटे तक, जब तक उसने वो कपड़े पहने हुए हैं, तब तक ही मैं उस आदमी को ब्लैक शर्ट और व्हाइट पैंट से आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, नॉट ऑलवेज। तो ये हमने लक्षण समझा, फिर उसकी डेफिनेशन लक्ष्य क्या होता है वो समझा, और फिर लक्षण में 2 पार्ट्स आत्मभूत और अनात्मभूत समझे। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, वरना हम आगे चलेंगे। और हाँ, फिर फर्स्ट पैराग्राफ में क्या था कि क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि बिना लक्षण जाने उसे पहचानना तथा सत्यासत्य का निर्णय करना। सत्यासत्य मतलब सत्य और असत्य, उस जैसे आत्मा के आइडेंटिफिकेशन में क्या सच है और क्या सच नहीं है, ये नहीं जानेंगे तो हम आत्मा को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? ठीक है, तो इसलिए बिना लक्षण और इन चीजों को समझे बिना उनको, उनका निर्णय करना, उनको जानना संभव नहीं है। अब वस्तु स्वरूप के सही निर्णय बिना उसका विवेचन असंभव है। तो हम वस्तु स्वरूप क्यों समझ रहे हैं? पहले तो हम सच में वस्तु स्वरूप क्या है उसको समझें, उसको लॉजिक से एक्सेप्ट करें, तो ही हम उसको उसका निर्णय कर पाएंगे। When do we accept something? जब हमें दिमाग में वो बात बैठ जाती है, yes, this is it, this is the truth, तभी हम उसे आइडेंटिफाई करके उसको बात को हम इजीली एक्सेप्ट कर पाते हैं, राइट? अदरवाइज जब तक हमें संशय रहेगा, अच्छा ये ऐसा है कि नहीं है, कि ऐसा है, अच्छा अगर किसी व्यक्ति को, समझो किसी को एयरपोर्ट से लाना है, राइट, और आपको बता दे कि वो ऐसी पीली साड़ी पहन के आएगी, अब पीली साड़ी की 4 लेडीज है, अरे यार अब मैं किसको चूज करूं? उन्होंने तो इतना बता दिया कि पीली साड़ी वाले को पिकअप कर लेना, तो हम निर्णय कर पाएंगे कि किसको पिकअप करना है? नहीं।
So we will need the proper lakshan identification. अब और अगर किया जाएगा तो जो कुछ भी कहा जाएगा वो गलत हो जाएगा। अतः प्रत्येक वस्तु को गहराई से जानने के पहले उसका लक्षण जानना बहुत जरूरी है। तो हमारा यहाँ गोल है आत्मा को जानना। अब आत्मा को अगर हमें जानना है तो उसके डिटेलिंग, उसके लक्षण पूरे हमें पता चलने चाहिए, ताकि हम आत्मा को कोई और चीज से कंफ्यूज ना करें। और जब तक हमारा कंफ्यूजन दूर नहीं होगा तो हम मिली जुली भगत, आत्मा किसी वे में मिक्सअप है उसको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें तो आत्मा का ही लक्षण नहीं पता। ठीक है ना, इसीलिए तो अनादिकाल से भूल चली आ रही है, क्योंकि हमें आत्मा के लक्षण नहीं पता। तो जिस भी बॉडी में आत्मा था, मैंने चींटी में थी तो मैंने सोच लिया आत्मा मतलब चींटी, ह्यूमन में थी तो सोच लिया मैं मतलब ह्यूमन, क्योंकि हमने आज तक कभी आत्मा का लक्षण नहीं समझा। तो अब समझ आगे चलते हैं कि लक्षण सदोष भी What is the definition of जो लक्षण वस्तु से मिला हुआ न हो उससे प्रत्यक हो, उसे अनात्भूत लक्षण कहते हैं। What is the meaning of प्रत्यक? पृथक, अलग। Sorry? You're saying prathak means alag karna, separate karna, different. different, something that is different than that item. So for example, my clothes are different from my body. So if I identify you with today pink dress, then pink dress is separate from you. Tomorrow that dress will change. So अब लक्षण सदोष भी होते हैं। तो अब ये पूछ रहे हैं कि अगर मेरे को लक्षण ठीक से नहीं पता है, उसमें दोष है, तो क्या होगा? मुझे उस चीज को पहचानने में गलती हो जाएगी। तो अब देखो, आत्मभूत और अनात्मभूत दो चीजें। वैसे एक तो हमने सिंपल ड्रेस से समझ लिया, फिर भी उसके एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये समझ लिया। तो आत्मभूत मतलब क्या हुआ? जो वस्तु के साथ एक में मिक्सअप होता है, means it's part of me, like the body is not something right now I can see, I cannot see it separately, right? और अनात्मभूत क्या होगा? जो वस्तु के साथ एक में नहीं होता। My clothes are not part of my body. आत्मभूत वस्तु का वास्तविक स्वरूप होने से यथार्थ लक्षण है, और ऑपोजिट ऑफ दैट इज संयोग की अपेक्षा वस्तु का ज्ञान कराने वाला होने से तथा संयोग औपचारिक होने से औपचारिक लक्षण है। जैसे अभी हम अपने आप को प्रभा, सीमा जो भी बोलते हैं वो क्या हुआ? औपचारिक लक्षण। बिकॉज अभी हमारी बॉडी हमारे साथ है, तो हम इसलिए अपने आप को अपने नामों से आइडेंटिफाई करते हैं। जबकि आत्मभूत लक्षण क्या होगा? ये बॉडी टेम्पररी है कि परमानेंट है? हमेशा बॉडी रहेगी? अगर नहीं रहेगी तो ये अनात्मभूत लक्षण हुआ। ठीक है, इज एवरीबॉडी गेटिंग इट? इफ यू हैव एनी डाउट्स आस्क। फिर आत्मभूत लक्षण क्या हुआ? त्रैकालिक है, past, present, future. It will always stay. Anatmabhut opposite, it's temporary for the time being. ये आत्मभूत क्या होगा? हमेशा पाया जाएगा। तीन काल, तीन लोक, any, no matter where you are, it will always be there. और अनात्मभूत क्या है? कभी पाया जाएगा, कभी नहीं पाया जाएगा। अब उसके हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। अग्नि स्वर्ग में हो, नरक में हो, अमेरिका में हो, इंडिया में हो, क्या रहेगी? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है अग्नि का, फायर का? गरम रहेगी। इंडिया में ठंडी होती है क्या फायर? गरम, ऑलवेज भी गरम। भाई ऑल द वे नॉर्थ पोल चले जाओ, इतनी सर्दी, वहां तो बर्फ पड़ी हुई है, तो फायर को तो वहां ठंडा रहना चाहिए ना।
नहीं, पर उसका आत्मभूत लक्षण है ना, इसलिए वो उष्णता उसका आत्मभूत लक्षण है, हाँ, तो गर्म भी fire रहेगी। से आप गर्मी कभी निकाल नहीं सकते, गर्म नहीं होगा तो फायर नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो मैम एक छोटा सा डाउट था अभी तक जिससे पढ़ाया इसमें, आपने हाँ, अभी बोला था जो लक्षण वस्तु के स्वरूप में मिलता है उसे आत्मभूत लक्षण कहते हैं। आपने yes, उसमें अपने बॉडी का एग्जांपल दिया था, अनात्मभूत में आपने बोला था कि कपड़े अपने हैं। हाँ वो टेम्पररी। हाँ चलो बोलो, पर, पूछो फिर भी बोलो। पर आत्मभूत में अभी आपने बॉडी बोला, फिर बाद में आपने बोला आत्मभूत बॉडी नहीं है, थोड़ी देर बाद आपने एग्जांपल दिया कि बॉडी अपनी आत्मभूत नहीं है, देखो, तो ये दोनों। बॉडी और उसका हमने टेम्पररी एग्जांपल दिया, राइट? क्योंकि सपोज मुझे अभी आत्मा का कोई आइडिया ही नहीं है, तो मैं क्या सोचूंगी, मैं पैदा हुई तब से ये बॉडी तो थी ना ऑलवेज, तो मेरी समझ में इतना आता है कि माई बॉडी वॉज ऑलवेज देयर एंड दिस क्लोथ इज समथिंग दैट कम्स एंड गोज, है ना, कपड़े में रोज चेंज कर लेती हूँ, रोज पहन लेती हूँ। अब हम यहाँ समझ रहे हैं, अरे ये तो बॉडी भी तो टेम्पररी है, अगर बॉडी टेम्पररी है तो वो मैं कैसे हो सकती हूँ? एंड तो ये रिलेटिव आत्मभूत और अनात्मभूत समझा हमने, ठीक है? क्योंकि अगर मैं बॉडी को अपनी इस आयु, जितनी मेरी आयु है, उस आयु की लिमिटेशन में, तो वो परमानेंट है ना मेरे लिए, आई एम नॉट कमिंग आउट ऑफ माई बॉडी फॉर नाउ। तो एक्चुअली में तो बॉडी इज ऑल्सो अनात्मभूत फॉर मी, इन रिलेशन टू मी, इन रिलेशन टू क्लोथ्स इट इज, दिस इज जस्ट टू से एक्चुअली में तो इट इज अनात्मभूत। समझ गए? वो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको समझाया कि अगर हम बॉडी को, सपोज किसी को आत्मा तो नाम की चीज पता ही नहीं है, वो क्या सोचेगा, मैं जब से पैदा हुआ तब से बॉडी मेरे साथ थी, तो बॉडी इज ऑलवेज देयर, तो मुझे समझ में आता है कि बॉडी इज देयर, कपड़े मेरे चले जाते हैं आ जाते हैं, तो उससे मैं आइडेंटिफिकेशन मेरा नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो समझाने के लिए हमने कहा, पर एक्चुअली में बॉडी इज नॉट आत्मभूत। आत्मभूत कोई किस पर्सपेक्टिव से है वो उसकी हम बात अलग से करेंगे, ठीक है? क्योंकि बॉडी पुद्गल है, और पुद्गल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उससे हमें समझ में आएगा कि किस रिलेशनशिप से वो पुद्गल की कैटेगरी में अगर उसको डालोगे, तो पुद्गल को जब डिफाइन हम करेंगे तो उससे वो आत्मभूत लक्षण उसके समझ में आएंगे। ठीक है, सो वन सेकंड। इस तरह से तो आपने दूसरे भी एग्जाम्पल दिए, लक्षण क्या है। आई थिंक दैट्स व्हाट शी वाज। मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के हिसाब से वो लौकिक एग्जाम्पल है। तो अगर आपको ख्याल हो तो हमने कुछ पिछले चैप्टर्स में क्या पढ़ा था, एक कि वो क्या बोलते हैं उसको, अनार्य को, अनार्य के एग्जाम्पल्स देना हाँ, पड़ेगा। मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाना पड़ेगा। अब मैं आपको सिर्फ आत्मा की बात करूंगी तो आप कैसे समझोगे? Whereas if I give you some things that you can relate to, then you will understand that point. Yeah, ma'am. So, but that's why I'm telling you now the definition of it. So this is good, Ketan, that you got that. Oh, according to definition, then it doesn't make sense कि बॉडी को आपने आत्मा, अनात्मा या आत्मभूत कहते हैं. So that is the benefit of then understanding the actual definitions. See, जैसे ही मैंने आपको बोला एग्जाम्पल देने के लिए बॉडी को आत्मभूत कहा, पर जैसे ही डेफिनेशन बताई कि वो तो वस्तु की इंटरनल वो है कैरेक्टरिस्टिक्स, सो राइट अवे आपने पकड़ लिया कि बॉडी तो फिर है ही नहीं आत्मभूत इन रिलेशन टू माय सोल. ठीक है, अब मैं बॉडी को कहूं कि दिस बॉडी इज पुद्गल, और पुद्गल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसके आत्मभूत लक्षण होंगे. कि बॉडी में पुद्गल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अभी तक पढ़े हैं सो फार इन आवर कोर्स, कौन बताएगा? मैम स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये सब पुद्गल के हैं. स्पर्श, रस, वर्ण, गंध और क्या है, कौन? 5 है ना, 5. क्रियावती शक्ति. 5 sense organs. नहीं, वर्ण गंध रस स्पर्श, वर्ण गंध रस स्पर्श, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और क्रियावती शक्ति. स्पर्श नहीं है. क्रियावती शक्ति इज नॉट द पुद्गल का, पुद्गल का लक्षण नहीं है ये क्रियावती शक्ति. वन ऑफ द लक्षण तो है. मैम आप 5वां है स्पर्श, रस, गंध, वर्ण
और दिखना अब बन चैप्टर में आगे हम समझेंगे क्रियावती शक्ति क्यों लक्षण नहीं है। सीमा वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो आत्मा का भी है ना क्रियावती शक्ति। जगह आप वो लक्षण नहीं हो सकता। समझ पर गए? पुद्गल का क्रियावती लक्षण नहीं है, क्रियावती शक्ति पुद्गल का लक्षण नहीं है। किसी बच्चे को कह दूंगी वो राउंड है वो लेके आ जाना। अब वहां पर एप्पल पड़ा है, ऑरेंज पड़ा है, आलू बुखारा पड़ा है, तो बच्चा क्या लेके आएगा? अगर मैं उसका लक्षण बता दूं वो राउंड वाला फ्रूट लेके आ जाए। कुछ भी ला सकता है, आलू बुखारा भी ला सकता वैसे ही अगर क्रियावती शक्ति पुद्गल में है, आत्मा में है, और भी चीजों में है, तो वो लक्षण हुआ क्या? है। नहीं, ठीक है? तो पुद्गल के लक्षण में सिर्फ वो 5 आएंगे, वो 5 चीजें और कहीं नहीं पाते। तो फिर पुद्गल के 4 ही होंगे मैम, राइट? नहीं एक और है, 5वां एक और है, स्पर्श रस गंध वर्ण, एक और है, याद नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, एक और है, 5 है। बट उसका वो आत्मभूत लक्षण है, राइट? क्या चीज? सो मैम पुद्गल, जैसे पुद्गल है, अब पुद्गल को हमें सेपरेट करना है पूरे 6 द्रव्यों में से, तो हम उसको उन अभी तो 4 ही सोच लो, जो 5वां याद आएगा देखा जाएगा। तो स्पर्श, जिसमें स्पर्श है, जिसमें रस है, जिसमें गंध है और जिसमें वर्ण है, वो पुद्गल है। तो वो उसके आत्मभूत लक्षण हो गए। इज दैट करेक्ट? रूप भी है, रूप रस गंध वर्ण और स्पर्श। मतलब हम नहीं वो तो वर्ण में आ गया मेरे ख्याल, वर्ण में आ गया। वो सब पुद्गल की कैटेगरी में चली गई। ठीक है ना? या ओके, चलो फिर अब आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पे। मैम देयर इज अ कंफ्यूजन हियर। तो कोई भी वस्तु ले लें हम, उस वस्तु के जो स्पेसिफिक यूनिक आइडेंटिफायर्स हैं वो उसके आत्मभूत लक्षण कहलाएंगे। जरूरी नहीं है कि वो आत्मा हो, कुछ भी हो सकती है। शरीर की अपेक्षा से कहा गया हो तो फिर हमें शरीर के देखना पड़ेंगे, इंसान की अपेक्षा। और बॉडी। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ओ रियली? अच्छा सॉरी, आई डोंट नो, मैं किसी के घर पे हूँ तो मे बी आई एम नॉट इन अ प्लेस वेयर द नेटवर्क इज परफेक्ट। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बोलना, तो आई विल ट्राई टू मूव अराउंड। ओके, सो जस्ट व्हाट यू सेड लाइक लास्ट मिनट, कैन यू रिपीट दैट? हाँ, तो मैंने कहा कि पुद्गल की अपेक्षा से अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो कपड़ा भी पुद्गल है और बॉडी भी पुद्गल है, दोनों में सेम, राइट? पर अगर कपड़े के और कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे ढूंढने पड़ेंगे which will then uniquely identify that कपड़ा। ब्लू कपड़ा कहना पड़ेगा या गोरा आदमी कहना पड़ेगा या और फर्दर डिफाइन करना पड़ेगा लक्षण जानने के लिए। जी Man, 1 second. It is like we are differentiating in pudgals only. मतलब 2-3 पुद्गल में differentiate कर रहे हैं क्या? हाँ। या मैम आपकी आवाज फिर बंद हो गई। Oh my God, अच्छा। maybe you can turn off the video. Okay, it's अब आ coming रही at है। के घर पे मैं हूँ, उनका शायद अचेतन स्वभाव, मतलब अचेतनत्व, वो भी एक आत्मभूत लक्षण हुआ। राइट, आत्मभूत लक्षण। दैट्स राइट। तो वही है, स्पर्श रस गंध वर्ण और अचेतनत्व, पुद्गल के अनकॉन्शियसनेस, एकदम सही है। That is the fifth one. आ जाएगा, हम अभी But no, that is not आत्मभूत, क्योंकि अचेतनपना तो धर्म अधर्म आकाश काल में भी है। डोंट वरी, आ जाएगा अभी 5वां भी लक्षण इसी बुक में आ जाएगा, अभी चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो देखो, फिर त्रैकालिक असंयोगी वस्तु का ज्ञान मात्र इसी लक्षण से होता है। कौन से लक्षण से? आत्मभूत लक्षण से। ठीक है। अब त्रैकालिक असंयोगी वस्तु का ज्ञान इस लक्षण द्वारा असंभव है। जो अनात्मभूत है वो फॉर एवर लक्षण नहीं है, तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई। 3 काल में उसको एक साथ नहीं आइडेंटिफाई। कई बार होगा इस लाइफ में ये ऐसा है, नेक्स्ट लाइफ में जाओगे तो वह वैसा नहीं मिलेगा। ठीक है ना? वैसे फिर वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय इससे होता है, राइट? जो चीज इज पार्ट ऑफ यू, उससे तो आपका निर्णय कर सकते हो।
अब मेरे को आप इस ब्लू शर्ट से आइडेंटिफाई कर लो, कब तक चलेगा वो? जब तक मैं ये शर्ट नहीं बदल लेती। अच्छा, मुझे इस बॉडी से आइडेंटिफाई करो, कब तक चलेगा? जब तक मेरा मरने का दिन नहीं आ जाता। मरे कि खत्म। सो यू हैव टू काइंड ऑफ डीप थिंक लाइक दैट कि ये लक्षण हैज टू बी परमानेंट। 3 काल, 3 क्षेत्र, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, सब में होना चाहिए। ठीक है। अब आत्मभूत लक्षण मोक्ष मार्ग का मूलाधार स्व पर भेद विज्ञान, इससे होगा। ठीक है। अनात्मभूत जो टेम्पररी है, उससे क्या होगा? नहीं हो पाता भेद विज्ञान, बिकॉज दैट थिंग इज मूविंग, इट्स चेंजिंग, और आप उसको आश्रय बना लोगे तो क्या होगा? अब मूविंग कार को आप मूविंग कार से किसी को डायरेक्शन देने बैठो, क्या होगा? अरे वो कार जा रही है ना, वो घर मेरा है। अरे जब तक वो आदमी देखेगा वो कार तो मूव हो गई, तो उसको आप लक्षण बना सकते हो? नहीं बना सकते। और फिर आत्मभूत लक्षण को यथार्थ नहीं समझने पर इसमें लक्षणाभास रूप अव्याप्ति आदि दोष आ जाते हैं। लक्षण आभास, लक्षणाभास मतलब wrongly identifying something, मिसकंसेप्शन हो जाए अगर लक्षण का, तो उसको लक्षणाभास कहते हैं। और अनात्मभूत लक्षण में क्या होता है कि इस लक्षण में वे दोष नहीं गिने जाते। जैसे मैंने आपको बताया, कपड़े से किसी को आइडेंटिफाई कर दिया, बॉडी से आइडेंटिफाई कर दिया, तो वो सब अनात्मभूत लक्षण है। तो इवन दो दे विल नॉट ऑलवेज स्टे, बट क्योंकि अनात्मभूत लक्षण की कैटेगरी में जब तक आप उसको लक्षण बोलोगे, इट इज ओके टू एक्सेप्ट इट। अब बात समझ में आई केतन, कि मैंने बॉडी को भी कहा और कपड़े से भी आइडेंटिफाई करने को कहा, पर दोनों अनात्मभूत है, बट स्टिल इट्स ओके टू यूज इट फॉर टेम्पररी लक्षण, और उसको आप आत्मभूत लक्षण नहीं बोल सकते। बॉडी विल ऑल्सो चेंज, कपड़े भी चेंज होंगे, पर अब इस आयु काल के लिए उस बॉडी से मैं उसके डिफरेंट कपड़ों से फॉर दैट स्पेसिफिक टाइम लिमिट आई कैन आइडेंटिफाई, तो उसको फिर भी मैं लक्षण बोल सकती हूँ, बट इट विल बी अनात्मभूत लक्षण। मुझे यहाँ पे पूछना है कि ये स्पर्श रस गंध वर्ण वो विशेष गुण है या लक्षण है? लक्षण है। वो तो विशेष गुण है ना? कहीं नहीं पाए जाएंगे। और वो तो पुद्गल के विशेष गुण में कहते हैं हम लोग कि भाई ये विशेष गुण है, सामान्य गुण, विशेष गुण। हाँ, तो विशेष गुण कैन बी लक्षण एंड नॉट ऑलवेज कैन बी लक्षण। उसका हम जब ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें और आगे समझ में आएगा कि कुछ विशेष गुण लक्षण बन सकते हैं, कुछ ना भी बने। जैसे जानवरों की अपेक्षा 4 पैर वाले इस विशेष गुण, पर 4 पैर वाले बहुत जानवर होते हैं, तो एक पर्टिकुलर जानवर को आइडेंटिफाई करना है तो हमें कुछ और ढूंढना पड़ेगा जो सिर्फ नहीं मैम, ये तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि हमने द्रव्य की डेफिनेशन में पढ़ा था कि सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण जो सभी द्रव्यों में रहते हैं, जो कि वस्तुत्व, अस्तित्व, वो प्रमेयत्व, प्रतिशत्व, गुरु लघुत्व, वो सब। और विशेष गुण जो उस द्रव्य में तो रहता है पर दूसरे द्रव्य में नहीं रहता, और उससे ही उसको वो यूनिक आइडेंटिफायर था। जैसे आत्मा का विशेष गुण है चेतना। अब पुद्गल का तो आपने विशेष गुण समझ लिया, नहीं है ना, पुद्गल का भी स्पर्श रस गंध वर्ण विशेष गुण ही है। पर विद इन पुद्गल अब किसी पुद्गल को आपको आइडेंटिफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा? नहीं, फिर तो उनके डिफरेंशिएटर्स के थ्रू जाएंगे कि ठीक है। लक्षण कब कहा जाएगा? जब आप सिर्फ उस चीज से उस चीज को आइडेंटिफाई करो। अब मैं कहूं वहां इतने सारे पुद्गल खड़े हैं, तो जाओ वो आंटी को पहचान लो, तो क्या होगा? लौकिक में वो काम आएगी परिभाषा? मैम हम नहीं लोग आएगी। क्या करते हैं, वी नैरो इट डाउन कि अच्छा पहले तो ह्यूमंस में क्या है, मेल है कि फीमेल है? अच्छा फीमेल है। फिर आंटी है, अच्छा आंटी है, इनमें एक बूढ़ी आंटी है, एज ग्रुप से कर दिया। फिर एज ग्रुप के बाद फिर अच्छा इन नैरो डाउन करके 4 बची। अच्छा उन्होंने कैसी साड़ी पहनी है, उनका क्या दूसरा है, बाल सफेद है कि I नहीं, इस think तरह से। it has to be according to what नए, किस नए से हम नहीं, पूछ देयर रहे हैं। थिंग्स आर गेटिंग मिक्स्ड अप अ पहले लिटिल आपका बिट। लक्ष्य क्या है, किसको आइडेंटिफाई करना है? हाँ, अगर good आप point.
छह द्रव्यों में That's से आइडेंटिफाई करना है तो विशेष गुण इज इनफ टू आइडेंटिफाई. गॉट इट? है ना? Yeah. अगर मुझे सिर्फ जानना है कि ये आत्मा है कि पुद्गल है कि आकाश है कि काल है, तो मैं स्पर्श जिसमें होंगे उसको मैं पुद्गल बोल सकती हूँ. गॉट इट? Yeah. अगर मुझे अगर लक्ष्य मेरा आंटी है, वो पर्टिकुलर उस रामू श्यामू की मम्मी मेरा लक्ष्य है, तो सिर्फ पुद्गल बोलने से काम चलेगा क्या? नहीं, तब नहीं चलेगा. तब नहीं चलेगा. हालांकि है वो पुद्गल ही है, उनके स्पर्श रंग वर्ण सब गुण है, पर वहां तो हजार पुद्गल. इवन दूसरे द्रव्यों में भी पुद्गल द्रव्य वाले गुण नहीं, जीव द्रव्य वाले गुण पाए जाते हैं. जैसे जो हमारा जीव अजीव आकाश काल ये सब चीजें हैं. आकाश में भी हम उसमें ना स्पर्श है, ना रस है, ना वर्ण है, ना गंध है. तो इसीलिए हम उनको पुद्गल डायरेक्टली नहीं कह सकते. का लक्षण है. हाँ है, लेकिन ये पुद्गल जब still, हमें हाँ. डिफाइन करना पड़ेगा तो हमें और फर्दर हम ये हाँ, चैप्टर क्या yes, पढ़ रहे हैं? लक्षण correct. और लक्षणाभास. हम सामान्य गुण विशेष गुण नहीं पढ़ रहे हैं. हाँ, उसमें हमारा Are you guys विशेष गुण अप्लाई understanding नहीं that? होगा. यस, इसलिए आकाश में हमें हमारा नहीं वो वाला होगा, विशेष गुण क्योंकि अप्लाई हम नहीं होगा. एक स्पेसिफिक चीज को आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं यहाँ पे. हाँ, करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल Right? ठीक है, बिल्कुल ठीक है. क्योंकि दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, अगर आपको आकाश और पुद्गल में आइडेंटिफाई करना है कि पुद्गल कौन सा है, तो स्पर्श रंग रूप वर्ण इज इनफ टू लक्षण टू नो दैट ये चीज पुद्गल है और ये नहीं है. अब विद इन पुद्गल हमें किसी चीज को आइडेंटिफाई करना है तो उसका फर्दर आइडेंटिफिकेशन चाहिए. पर ये तो जनरल हम लक्षण और लक्षणाभास समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अपनी नॉलेज अपनी बुद्धि अप्लाई कर सके, हमें एकदम अच्छे से पक्का समझ आ जाए कि मैं किसको आत्मा मैं समझूं और किसको मैं नहीं समझूं. That is the overall purpose of understanding this chapter. But while understanding this chapter, हम लौकिक examples लेंगे. Yes. The bottom line conclusion of this chapter is simply जिसमें चेतना है वो आत्मा है. Simple. बोलने को easy है, पर उसके बहुत सारे examples नहीं करोगे तब तक नहीं समझ आएगी. ठीक है? तो चलो अब पहले इस बात को समझेंगे कि लक्षण क्या, लक्षणाभास क्या, क्यों चेतना है. चेतना तो तुमने सिंपली बोल दिया, अब यही नहीं पता कि क्यों चेतना है, तो हमें कब तक लॉजिक बैठेगी? इजी फॉर अस टू से ओ होगा, नहीं भी हो सकता है. हमें दृढ़ श्रद्धा कब होगी? When we prove it to ourselves by logic, ये ही है, no other way. Only then we will be able to accept it कि हाँ ये बात तो सही है, ये लक्षण से ही मैं आत्मा हूं और कुछ नहीं हूं. ठीक है? सो वी आर ट्राइंग टू गेट टू दैट पॉइंट. तो अब क्या हुआ? तो ये पता चल गया कि इस लक्षण के यथार्थ नहीं समझने पर हमें लक्षणाभास रूप होता है. अब मैं चेतना बोल दिया किसी ने मुझे, अब पता ही नहीं है कि चेतना भी है, अस्तित्व गुण भी है, ये भी है, ये भी है. लक्षण इनमें से कौन सा है? ये सारे ही आत्मा को डिफाइन करते हैं. And if I don't understand कि what is the unique identification, तो मुझे मिसकंसेप्शन हो सकता है ना. जैसे पेड़ों में अभी पेड़ तो भागते नहीं है, अपन उनके पास जाओ, उनकी ब्रांच को मान लो काट भी दिया तो वो अपन को चेतना, बहुतों को तो नहीं पता चलता कि इसमें चेतना है. Just to validate your point. जा रही हूँ सीमा, हम वो forget it. Let us focus on the chapter. Oh, I see. Okay. Let us understand what is lakshan, what is lakshnabhas, what is अनात्मभूत लक्षण, आत्मभूत लक्षण. पहले हम इनको thoroughly समझ लें, फिर आप लोग एग्जाम्पल्स लेना, फिर एग्जाम्पल से समझना खुद के. Every student will have to make their own examples, not just Seema. All right? तो अब अनात्मभूत लक्षण में क्या होगा? उसमें जैसे बताया मैंने कि प्रैक्टिकल में वो दोष नहीं गिना जाएगा. जैसे मैंने आपको टेम्पररी बोल दिया कि ये बॉडी फॉर नाउ इट इज आत्मभूत और उसमें कपड़े अनात्मभूत है ना. टेम्पररी समझाने के लिए इट्स ओके, बट परमानेंटली मैं कह दूं कि ये बॉडी नहीं है, देन दैट इज रॉन्ग. अब आत्मभूत लक्षण से ही वस्तु की परीक्षा की जा सकती है, और जो अनात्मभूत लक्षण है उससे वस्तु की परीक्षा नहीं करी जा सकती.
कि ये बेबी है, वो लाल कपड़े वाला बेबी है, नहीं, लाल कपड़े से उसकी परीक्षा नहीं होगी। सो अब सबको क्लियर हो गया व्हाट इज आत्मभूत। आत्मभूत लक्षण इज पार्ट ऑफ दैट थिंग, अनात्मभूत लक्षण इज टेम्पररी फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, अब नाउ कंफ्यूजन कैसे पैदा हो सकता है उसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे। चलो नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? जी ने पढ़ लिया। एनीबॉडी वांट्स टू रीड नाउ? हु इज रेडी टू रीड? मैं पढ़ूं मैम? पढ़ो। शंकाकार, तो लक्षण सदोष भी होते हैं? प्रवचनकार, लक्षण तो निर्दोष लक्षण को ही कहते हैं। जो लक्षण सदोष हों उन्हें लक्षणाभास कहा जाता है। लक्षणाभासों में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। पहला अव्याप्ति, दूसरा अतिव्याप्ति और तीसरा असंभव दोष। लक्ष्य के एक देश में लक्षण के रहने को अव्याप्ति दोष कहते हैं। जैसे गाय का लक्षण सांवलापन या पशु का लक्षण सींग कहना। सांवलापन सभी गायों में नहीं पाया जाता है, इसी प्रकार सींग भी सभी पशुओं के नहीं पाए जाते हैं। अतः ये दोनों लक्षण अव्याप्ति दोषों से युक्त हैं। ओके, अब समझ में आ गया सबको क्या है अव्याप्ति लक्षण? If you define something and in describing that you find out कि जिसको डिस्क्राइब कर रहे हो उनमें सब में वो चीज नहीं है, then can you describe, can you say कि हर सींग वाला पशु है? नहीं, क्योंकि उनके भी पशु होते हैं। और हर काली चीज पशु हो सकती है? नहीं हो सकती। ऐसे अब आपने ये समझ लिया। नाउ दिस इज होमवर्क फॉर यू, क्योंकि इस चीज को सच में समझने के लिए आप जब तक अपने खुद के एग्जाम्पल्स नहीं बनाओगे, ये चीजें डेफिनेशंस आप लोगों को इजीली समझ में नहीं आएगी। आपको अपने खुद के एग्जाम्पल्स बनाने पड़ेंगे। जस्ट पॉन्डर अपॉन इट एंड ट्राई टू कम अप विद योर ओन एग्जाम्पल्स ऑफ what is savalapan? fair skin, dark skin. Savla means dark skin. Not fair and not dark. Wheatish color they Middle. call it. Wheatish. सादा बोलते हैं but towards dark skin. शंकाकार, यदि गाय का लक्षण सींग माने तो प्रवचनकार, तो फिर वह लक्षण अतिव्याप्ति दोष से युक्त हो जाएगा, क्योंकि जो लक्षण लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में रहे उसे अतिव्याप्ति दोष से युक्त कहते हैं। जिज्ञासु, यह अलक्ष्य क्या है? प्रवचनकार, लक्षण किसका बताया था? गाय का। क्या चीज? समझने में गलती कर रहे हो। नहीं, क्या मैम, एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज। इसके पहले वाले पैराग्राफ में भी की बात हाँ, इसके पहले वाले पैराग्राफ में मैम सांवलापन उन्होंने बोला था कि क्या गाय का लक्षण सांवलापन माना जा सकता है या सींग वाला माना जा सकता है? नहीं करेगा। निशा जी क्या गलत बता रही हैं? मैम, आपका आवाज नहीं आ रही है, आवाज प्लीज। Ma'am, shall I say? हाँ It is बताओ। like they are interrelating the characteristic. जैसे पशु को सींग है और गाय को आके सांवलापन बोलना। This is they are confusing the character. सुनो, अव्याप्ति दोष जो इसके पहले वाला पैराग्राफ पढ़ा था उसमें, बिकॉज दिस इज ट्रिकी, उन्होंने सेम सींग वाला एग्जांपल दे दिया एंड यू गाइस आर गोना गेट कंफ्यूज्ड। पशु का लक्षण सींग बोला था वहां पर, और हाँ। इस पैराग्राफ में गाय का लक्षण सींग बोला है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड देयर। तो पशु का अगर आप लक्षण सींग बोलते हो तो अव्याप्ति दोष है, मतलब इट डज नॉट एग्जिस्ट इन ऑल पशु। Write it down in your own words, because these are very confusing things. Until you understand it correctly, you will make mistakes. और ये एग्जाम में आएंगे, जरूर आएंगे। ये एग्जाम्पल में कौन सा दोष है, अतिव्याप्ति है, अव्याप्ति है, everybody gets confused all the time. So avyapti means not enough, does not exist in everything.
गॉट इट? पशु की बात अपेक्षा से, अगेन हर जगह अपेक्षा समझनी है. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनिमल, seeing is not enough description. I'm telling you in several different ways so you get the point. ठीक है? तो पशु की अपेक्षा से अगर आप seeing से डिस्क्राइब करोगे तो वो दोष कौन सा हुआ? अव्याप्ति. Not enough. Now, गाय जिसके seeing है उसको हम गाय बोल सकते हैं. तो वो अलग तरह का दोष है. कौन सा है? अतिव्याप्ति. मीन्स seeing exists in more than just गाय. हाँ, औरों में भी पाए जाएं, जो लक्षण औरों में भी पाए ये हैं, इसलिए हम seeing उसको उसका लक्षण नहीं बोल सकते. If I want to describe animal, seeing is not enough to describe animal. If I want to describe cow, even then seeing is not enough description to identify a cow, because seeing is available in so many other animals also. But there are two different type of problems. एक में not enough, एक में more than enough. It's found in more than that person, that whatever you are trying to identify. Is So everything in the between so in the avyapti? ati vyapti, the quality used to describe exists in more than one object. More than that person, that thing that you're trying to identify. Lakshya, पहले तो लक्ष्य word use करो. Whatever you're trying to identify is the लक्ष्य. तो जो characteristics आपने बोला, that is found in more than लक्ष्य. More than one lakshan. More than what you're trying to identify. अगर वो सिर्फ जिसको identify कर रहे उसी में पाया जाता है, then you can identify by seeing. ठीक है ना? पर अगर एक से ज्यादा में आइडेंटिफाई, जैसे हमने, इसीलिए मैं लौकिक एग्जाम्पल से समझाते हैं. 4 लेडीज येलो साड़ी वाली आ रही हैं, आप पता कर सकते हो कौन सी है? नहीं. ऐसे ही 4 एनिमल सींग वाले आ गए, तो गाय कौन सी है कैसे पता चलेगा? तो वो अव्याप्ति दोष. ठीक है? और सॉरी, वो अतिव्याप्ति दोष. हाँ, अव्याप्ति दोष में क्या हमने कहा था? अगर एनिमल किंगडम को हम सीइंग से डिस्क्राइब करेंगे, तो नॉट ऑल एनिमल्स विल हैव सीइंग. तो जिन जिन के सीइंग नहीं है उनको हम एनिमल ही नहीं समझेंगे. तो ट्राई टू थोड़ा इसका घोलन करो, अच्छे से समझ लो ये अव्याप्ति दोष क्या होता है और अतिव्याप्ति दोष क्या होता है. मैम एक्चुअली इससे एक पहले का थोड़ा सा डाउट था, सदोष और निर्दोष लक्षण क्या होते हैं मैम? वही तो क्लियर नहीं हुआ. ये तो उसके तो ये अगर मैं कहूं कि जिसके सींग है वो गाय है, इसमें प्रॉब्लम है या नहीं है? जिसकी सींग है वो गाय, मैम पॉसिबल नहीं है, हो सकता है और कोई भी हो सकता है. तो क्या हुआ? इसमें प्रॉब्लम है ना? दोष मतलब दोष problem. है, दोष है. हाँ, इसमें दोष है. मेरे ये कहने में कि गाय, हम सींग वाले को गाय कहेंगे, तो ये क्या हुआ? Okay. सदोष. दोष, हाँ, दोष सहित लक्षण है ये. ठीक है? तो दोष, सदोष मतलब दोष सहित. दोष सहित. ओके. और अदोष मतलब बिना दोष के. तो अब वो कैसे बिना दोष के डिस्क्राइब करेंगे वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें अव्याप्ति दोष नहीं होना चाहिए, अतिव्याप्ति दोष नहीं होना चाहिए, असंभव दोष नहीं. इन तीनों दोषों से जो रहित होगा कैरेक्टरिस्टिक्स, वो उसका ट्रू लक्षण होगा. एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू गेट एट. तो चलो इसको इतना तो कम से कम कंप्लीट करके समझ लेते हैं, फिर बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे. हाँ, पढ़िए निशा जी आगे. जिज्ञासु, यह अलक्ष्य क्या है? लक्ष्य के अतिरिक्त दूसरे पदार्थों को अलक्ष्य कहते हैं. यद्यपि सब गायों के सींग पाए जाते हैं, किंतु सींग गायों के अतिरिक्त अन्य पशुओं के भी तो पाए जाते हैं. यहाँ गाय लक्ष्य है और गाय को छोड़कर अन्य पशु अलक्ष्य हैं, तथा दिया गया लक्षण सींगों का होना लक्ष्य गायों
और अलक्ष्य गायों के अतिरिक्त अन्य पशुओं में भी पाया जाता है। अतः यह लक्षण अतिव्याप्ति दोष से युक्त है। ये हो गया। लक्षण ऐसा होना चाहिए जो पूरे लक्ष्य में तो रहे किंतु अलक्ष्य में ना रहे। पूरे लक्ष्य में व्याप्त ना होने पर अव्याप्ति और लक्ष्य व अलक्ष्य में व्याप्त होने पर अतिव्याप्ति दोष आता है। जिज्ञासु This is very confusing. Yes, it is a confusing. That's why I put it in the notes. Important chapter है. It's important कि आप इसको अच्छे से समझो. असंभव। प्रवचनकार, लक्ष्य में लक्षण की असंभवता को असंभव दोष कहते हैं। जैसे मनुष्य का लक्षण सींग, यहाँ मनुष्य लक्ष्य है और सींग का होना लक्षण कहा जाता है। अतः यह लक्षण असंभव दोष से युक्त है। मैं समझता हूं अब तो लक्षण और लक्षणाभासों का स्वरूप तुम्हारी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। तो तुम लोग ये बोल सकते हो क्या आ गया अच्छे से तरह से समझ में आ गया? अभी तक नहीं बोल सकते। बहुत अभी मैम बहुत दोलन करना है अभी इसका। हाँ, सो देखो कई बार क्या होता है ना, ये डिफरेंट इतनी सारी नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस हो जाती है। एक्चुअली द थिंग इज वेरी सिंपल बट बिकॉज ऑफ द टर्मिनोलॉजीज वी गेट कंफ्यूज्ड। तो बात आपको इतनी ही समझनी है कि अगर गाय लक्ष्य है तुम्हारा, तो इफ यू आइडेंटिफाई गाय विद समथिंग मोर देन गाय, तो आप वो लक्ष्य छूट गया। बिकॉज नाउ वट एवर यू आइडेंटिफाइड विद, अगर मैं सींग वाली को गाय कहते हैं कहूंगी, मैंने बच्चे को भेजा वो सींग वाले को लेके आओ, वो गाय है, और वो बकरी लेके आ जाए सींग वाली, तो बकरी मेरे लिए क्या हुई? What was I looking for? गाय नहीं है। I was looking for गाय, right? मेरा लक्ष्य क्या था? What was my goal to find? गाय। अब वो कोई बकरी लेके आ गया, वो मेरे लिए क्या हुआ? अलक्ष्य। Yes. Did you understand everybody? क्या किसको अलक्ष्य कहेंगे? जो मेरा गोल नहीं था, जिसको मैं नहीं ढूंढ रही थी, वो अलक्ष्य। Got it. Yeah. Now, अब असंभव दोष, ठीक है, मैं कोई ऐसी चीज बता दूं जो उसमें पॉसिबल ही नहीं है और फिर भी आई एम ट्राइंग टू आइडेंटिफाई विद इट। तो अब इसमें क्या एग्जांपल दिया? मनुष्य का सींग मैम। हाँ, अब मैं कह दूं वो सींग वाले आदमी को लेके आओ, तो कहेगा मूर्ख है क्या, मनुष्यों को कभी सींग होते हैं क्या? तो अगर मैं ऐसे आइडेंटिफाई कर दूं तो वो असंभव दोष। अब इसी को आप आत्मा पे लगाओ। इट शुड बी इजी फॉर यू नाउ। हम किस में बेवकूफी कर रहे हैं? किसको आत्मा समझ रहे हैं? हाँ, हम राग आदि अपना शरीर आदि को आत्मा समझ रहे हैं। प्रेजेंट पर्याय को आत्मा समझ रहे हैं। नहीं, पर्याय तो ठीक है, पर्याय अलग चीज हो गई। अगर मैं इस बॉडी को मैं समझूं, राइट? मैं मतलब क्या हो सकता है? कैन इट बी दिस बॉडी? नो। व्हाई इज इट नॉट दिस बॉडी? टेल मी। ये अतिव्याप्ति दोष में आएगा। अतिव्याप्ति दोष में आएगा ना मैम? परमानेंट नहीं है। तो पहले हमने वो दो चीजें क्या पढ़ी थी? अनात्मभूत और आत्मभूत। हाँ, अनात्मभूत और आत्मभूत। आत्मभूत की अनात्मभूत में आएगा ये, है ना? शरीर। तो ये अनात्मभूत लक्षण हो गया मेरा, बिकॉज इट्स नॉट गोना बी देयर फॉरएवर, सो आई कैन नॉट कॉल इट मी। ठीक है, समझ गए? आत्मभूत मीन्स 3 लोक 3 काल में मेरे साथ रहना चाहिए, शरीर नहीं रहता मेरे साथ। तो अगर मैं अपने आप को शरीर से डिफाइन कर रही हूं तो वो अनात्मभूत लक्षण से डिफाइन कर रही हूं। एवरीबडी गेटिंग इट? ठीक है, तो पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि किसको लक्षण कहते हैं, किसको लक्षणाभास कहते हैं, लक्षणाभास क्यों कहते हैं, उसके कौन से 3 दोष हैं, और किसको आत्मभूत लक्षण कहते हैं, अनात्मभूत लक्षण कहते हैं। पहले दिमाग में ये सारी क्लैरिटी जमा लो, फिर हम उसका क्यों, वाई, व्हाट, उसको फिर आप अप्लाई करेंगे, तब समझ में आ जाएगा कि हाँ इसलिए हमें ये जानना जरूरी है, नहीं तो हम लाइफ में ये मिस्टेक्स कर सकते हैं। ठीक है,
So let's do one thing at a time. Mhm. तो इसको क्यों न्याय का शास्त्र बोलते हैं? न्याय में क्या होता है? When you go to a court, what do? You try to prove लॉजिक्स यूज करते हैं. तो वो क्यों कैसे बोलेगा अच्छा इसने तो मर्डर नहीं किया हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पर this person was not in that place. Hence I prove that this person did not kill this person. कैसे लॉजिक से प्रूव करता है लॉयर? Yes, ma'am. There is no doubt left that this person could have killed that man because he was not even present at that time. तो उतनी ही क्लैरिटी हमें यहाँ आनी चाहिए कि this characteristics did not belong in it forever, so this I cannot identify it with this characteristics, and it has to be very clear in your mind. There should be no doubt left. तो किसी को हमें आइडेंटिफाई करना है तो हमें इस टेस्ट से गुजरना होगा कि उसमें अव्याप्ति दोष तो नहीं है. अच्छा अव्याप्ति तो नहीं है, फिर अतिव्याप्ति तो नहीं है, अच्छा ये भी नहीं है, तो कहीं असंभव दोष तो नहीं है. अगर तीनों दोष से रहित है then only we can say कि हाँ ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है, तो अब अभी तो हमारा समय पूरा हो गया है, तो आप नेक्स्ट क्लास में सब लोग दो तीन एग्जाम्पल्स लाओगे अनात्मभूत आत्मभूत लक्षण के, और जिनमें ये दोष पाए जाते हैं उस तरह के एग्जाम्पल्स, कि असंभव का एग्जाम्पल, अतिव्याप्ति का एग्जाम्पल, अव्याप्ति का. हमारे एग्जाम्पल तो सारे लौकिक ही होंगे, है ना, और आत्मा पर घटाना है तो वो भी कर सकते हो, बट ट्राई टू मेक सम ऑफ योर ओन एग्जाम्पल्स. तो फिर आप इस चीज को कभी भूलोगे नहीं, अदरवाइज इट विल ऑलवेज स्टे कंफ्यूजिंग फॉर यू. समझना बहुत सिंपल है, but because they have introduced 5-6 new terminologies, so it sounds confusing. It's actually not confusing. It's supposed to be make it less confusing for you to understand things. So ठीक है, फिर अब अगले क्लास में हम इनकी अतिव्याप्ति अव्याप्ति के डिफरेंसेस समझेंगे, फिर असंभव के यहाँ पे लक्षण और लक्षणाभास का ऐसा है कि लक्षणाभास है जिसमें ये तीनों में से कोई भी या सारे दोष हों. It's very simple. I got it. So basically लक्षणाभास से something जो लक्षण का आभास तो कराता है पर वो मेन लक्षण नहीं होगा. Wrong identification कराता है because of one of wrong identification. हाँ, got it. Okay. So again कराता है. हाँ, लक्षणाभास से मतलब रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन. हाँ, हमें आभास होता है कि वो लक्षण है मगर वो एक्चुअली लक्षण होता नहीं है. दिस इज व्हाट लक्षणाभास इज. ओके, समराइज आज हमने क्या क्या पढ़ा. लक्षण किसे कहते हैं? अनम्यूट जिसको आता है वो डेफिनेशन बोलो. जिसको आइडेंटिफाई करना है मैम. नहीं वो तो लक्ष्य होता है. आइडेंटिफिकेशन वो तो लक्ष्य होता है. जिस चीज से आइडेंटिफिकेशन किया जाए उसको लक्षण कहते हैं. Something that uniquely separates that who we are trying to identify. अगर मुझे निशा को आइडेंटिफाई करना है तो मुझे कुछ पता करना पड़ेगा that uniquely identifies निशा. करेक्ट. उसे लक्षण कहेंगे. लक्ष्य क्या हुआ? अगर मैं निशा को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रही हूँ तो निशा इज माय लक्ष्य. फिर कौन सी हमने टर्मिनोलॉजी इसमें पढ़ी? आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण. आत्मभूत किसको कहते हैं? परमानेंट part of that thing that I'm trying to identify. Permanent characteristic. अनात्मभूत क्या हुआ? Temporary character. But it can be used because it's still an identification. It can be used. Okay. फिर लक्षणाभास क्या हुआ? Wrong identification. Right? और wrong identify करने के कारण क्या है? कि उनमें 3 प्रकार के दोष में से कोई भी दोष है.
मल्टीपल हो सकते हैं, एक हो सकता है, कोई तो दोष है। हो सकते हैं। दोष क्या हुए? अव्याप्ति, that means it exists in, it doesn't exist in all of it. पशु में सींग है, सब पशुओं में नहीं होते, so it does not fully describe animal. ठीक है, it does not exist in all of it. अतिव्याप्ति क्या हुआ? It exists in more than who I am trying to identify. Allegra ले ली? असंभव, असंभव में क्या है? It will never exist in that हो ही नहीं सकता। trying to identify. ठीक है, जैसे अब हम इसको आत्मा पे लगाते हैं। आत्मा में स्पर्श, रस, कभी नहीं हो सकते। It's impossible. असंभव दोष। मैं कहूँ कि असंभव दोष है, तो अब मेरा मन करेगा इस शरीर को मैं बोलने का, आत्मा बोलने का? no, No. So that is the advantage of understanding this Lakshan and Lakshanabhas. Hence proved this body is not me. अगर कोई कोर्ट में खड़ा कर दे कि आपने ये किया है, नहीं, मैंने तो किया ही नहीं, इस पुद्गल ने किया है। ठीक है, तो वो जो हेंस प्रूव्ड वाली चीज हम समझ पाएंगे, और फिर प्रमाण और नए आएंगे कि किस अपेक्षा से क्या चीज कहाँ लागू होगी। ठीक है, तो अभी तक हमने लक्षण समझ लिया, लक्ष्य समझ लिया, आत्मभूत, आत्मभूत, अनात्मभूत लक्षण, 2 टाइप्स ऑफ लक्षण समझे, और लक्षणाभास के 3 दोष समझे। ठीक है, सो बाकी हम इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आई वुड एनकरेज कि जो लोग क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं, आज का लेक्चर जरूर सुने, ताकि वी डोंट हैव द सेम कंफ्यूजन्स इन द नेक्स्ट क्लास, वी डोंट हैव टू रिपीट दीस थिंग्स। ठीक है, चलो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।